Hello, dear students. Welcome all of you in our physics lecture 7, physics 202. हमने लास्ट लेक्चर में हमारी जो फूरियर सीरीज़ है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो देखा था. टुडेज आवर टॉपिक इज़ पार्सेवल्स फार्मूला एंड फूरियर इंटीग्रल थियरम. ये जो टॉपिक है हमने ऑनलाइन हमारे लेक्चर में भी डिस्कस किया था. आज उसी लेक्चर को हम यहाँ पर ऑनलाइन हमारे वीडियो लेक्चर से भी देखेंगे. जो वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पार्सेवल्स फार्मूला एंड फूरियर इंटीग्रल थियरम को अच्छी तरह से सीख पाएँ. इसीलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पार्सेवल्स फार्मूला एंड फूरियर इंटीग्रल थियरम. When any function is expanded in the form of orthogonal functions, for example sine and cosine functions, it is interesting to know how precisely the function is represented by a given series. Value of the series is obtained by substituting any value of independent variable in it and observe its equality with the function. यहाँ पे किसी फंक्शन की बात करें तो वो ऑर्थोगोनल फंक्शन में हमें उसे एक्सपांडेड करना हो. फॉर एग्जांपल साइन एंड कोसाइन फंक्शंस जो होते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि उसे बहुत ही प्रिसाइजली उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना ये सीरीज़ के लिए. पर उसकी जो वैल्यू होगी सीरीज़ की वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ. तो हमें जो इक्वालिटी मिलेगी फंक्शन में उसे हमें यहाँ पर देखना है. डिफाइनाइट criterion is used for this purpose. To understand, we suppose Sn is equals to summation n is equals to minus n to plus n dn into e raised to I 2 pi nx divided by L. This is the trigonometric polynomial. Moreover, suppose that Sn represent the function phi x is the region from minus L by 2 to plus L by 2. Now we are interested to know that how much precisely Sn represents phi x. यहाँ पे हमें जो इक्वेशन 22 में Sn की वैल्यू दी गई है वो जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक पोलिनोमियल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और उसमें हमने जो Sn को रिप्रेजेंट किया है फाई एक्स की जगह पर तो उसका जो रीजियन बनता है वो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू का होता है. और हमें यहाँ इंटरेस्ट ये है कि Sn कैसे फाई एक्स को प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करता है. If we want to express phi x in the most precise manner by Sn, we most appropriately determine the coefficient dn in equation 22. मतलब हम जितनी अच्छी तरह से Sn को phi x की जगह पर एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रिसाइजली तो हमारा जो कोएफिशिएंट है dn इक्वेशन 22 में उसे भी हम अप्रोप्रिएटली यहाँ पर डिटरमाइन कर पाएंगे. बट at present we do not know how to determine dn so that Sn reaches the most nearest value of ix. मतलब यहाँ पर अभी हमें dn का वैल्यू पता नहीं है वो हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं. तो Sn का जो वैल्यू है वो बहुत ही नज़दीक रहेगा फाई x से. Thus first of all we shall decide the extent of nearness of Sn and phi x and impose the condition of best possible nearness, and from that we shall decide that what type of dn must be used. मतलब यहाँ पे अभी हमें dn का वैल्यू पता नहीं है तो अभी हम डिसाइड कर सकते हैं Sn एंड फाई एक्स की नियरनेस वैल्यू को और उसकी कंडीशन यहाँ पर हम इम्पोज करेंगे और उसकी जो पॉसिबल नियरनेस वैल्यू है उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि dn की वैल्यू कौन सी यूज़ होनी चाहिए. द डिफरेंस एप्सिलॉन n ऑफ Sn एंड फाई एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज. मतलब यहाँ पे Sn एंड फाई एक्स में जो डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन होगा तो उसके लिए यहाँ पर एप्सिलॉन n को हम इंट्रोड्यूस करेंगे. तो हमारा इक्वेशन 23 जो है वो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है Sn लिया गया है पर वो होगा एप्सिलॉन n. सो एप्सिलॉन n इज इक्वल्स टू माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू मोड ऑफ फाई एक्स माइनस Sn होल स्क्वायर dx. इक्वेशन 23 जो है Sn कैन बी ब्रॉट नियर टू फाई एक्स बाई मिनिमाइजिंग एप्सिलॉन n.
मतलब हमें एस एन को फाई एक्स के बहुत नज़दीक ले जाना हो तो हमें एप्सिलॉन एन की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम करनी होगी। द प्रोपोजिशन ऑफ इक्वेशन 23 इज नॉट आर्बिट्री, in fact it is in accordance with what is called near square fitting in numerical analysis। यहाँ पे इक्वेशन 23 में जो प्रोपोजिशन दी गई है वो आर्बिट्री नहीं है, बट इनफैक्ट वो जो है वो अकॉर्डेंस करता है लिस्ट स्क्वायर फिटिंग से, जिससे न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम यूज़ कर पाते हैं। तो नाउ वी शैल सब्स्टिट्यूट एस एन फ्रॉम इक्वेशन 22 इंटू इक्वेशन 23, मतलब इक्वेशन 22 में जो एस एन का वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 23 में रखेंगे। एंड बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन अरेंजिंग द वैल्यू ऑफ डी एन, क्योंकि हमें जो भी वैल्यूज फाइंड करनी है उसमें हमें डी एन को अरेंज करना है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन एन इज इक्वल्स टू माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू फाई एक्स माइनस समेशन डी एन इंटू ई रेस टू आई 2 pi nx by L mode completed whole square dx. For general discussion we shall consider dn as a complex number। यहाँ पे हम एप्सिलॉन n की जो फॉर्मूला है 24 उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंस दिया गया था ऊपर इक्वेशन 23 में, तो वहाँ पे हमें एप्सिलॉन जो n है उसे यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे डिफरेंस फाइंड करने के लिए फाई एक्स एंड एस एन का। तो उसके लिए हमने ये एप्सिलॉन एन देखा था, और यहाँ पे हम जब जनरल डिस्कशन करेंगे डी एन के बारे में तब उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करेंगे। इन ऑर्डर टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 24 let us assume that summation n dn dot e raised to I 2 pi nx divided by L is equals to ux, summation n dn star dot e raised to I 2 pi nx divided by L is equals to u star x। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की dn के लिए, तो यहाँ पे ux जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा एंड u स्टार x जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ux के लिए। देयरफॉर epsilon n is equals to integration minus L by 2 to plus L by 2 mode of phi x minus ux whole square dx, जिसे हम इक्वेशन 27 कहेंगे, is equals to minus L by 2 to plus L by 2 in bracket phi x minus ux second bracket phi x minus ux star into dx। यहाँ पे हमें इक्वेशन 25 में ux का वैल्यू मिला, इक्वेशन 26 में u स्टार x का वैल्यू मिला, और उसके ऊपर से ux कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड u स्टार x कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, उसे इक्वेशन 27 में जो हम देख पा रहे हैं लास्ट इक्वेशन जो है फाई एक्स माइनस यू एक्स इंटू फाई एक्स माइनस यू एक्स स्टार डी एक्स को, और उसे ही अब हम आगे इलेबरेट करेंगे, जिसमें हमने जो फाई एक्स यू एक्स है उसे मल्टीप्लाई कर दिया है फाई एक्स यू एक्स स्टार के साथ, और हमें जो इक्वेशन मिला उसके ऊपर से सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। फाई एक्स एंड यू स्टार एक्स की जो वैल्यू थी इक्वेशन 25 एंड 26 में उसे वापस रख देते हैं, तो हमें इक्वेशन 28 मिलता है। तो जो इक्वेशन 28 हमारा बना वो क्या है, तो इक्वेशन 28 इंटीग्रल द लास्ट term becomes 0 if n does not equals to n dash, but the value of integral becomes L when n is equals to n dash। मतलब यहाँ पे n is equals to n dash जब होगा तो इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो L हो जाएगी, और यहाँ पे इंटीग्रल में n does not equals to n dash होगा तो वो 0 हो जाता है इक्वेशन 28। Moreover, by using the formula of Cn of equation 20, the integral in the second term in equation 28 becomes LCn, while the integral in third term becomes LC star n। मतलब यहाँ पे हम यही फार्मूला को यूज़ करते हैं, इक्वेशन 20 में जो Cn का फार्मूला था उसे यहाँ इंट्रोड्यूस करें तो हमारा जो 28 इक्वेशन है वो LCn कहा जाएगा, और उसकी जो थर्ड टर्म है वो LC स्टार n कही जाएगी, और देयरफॉर एप्सिलॉन n इज इक्वल्स टू माइनस L बाई 2 टू प्लस L बाई 2 फाई एक्स होल स्क्वायर डी एक्स समेशन L डी एन स्टार Cn माइनस समेशन L डी एन Cn स्टार प्लस समेशन
L dn star. Adding and subtracting Cn star on right hand side of this equation and simplifying we get, therefore summation n is equals to minus L by 2 to plus L by 2 mod of phi x whole square dx minus L summation n is equals to minus n to plus n mod of Cn whole square plus L summation n is equals to minus capital N2 plus n mod of Cn minus dn whole square. It is our equation 29. Equation 29 clearly shows that epsilon n becomes minimum if dn is equals to Cn, but the meaning of taking dn is equals to Cn is that to bring Sn nearest to phi x, the coefficient dn in equation 22 must be taken as a Fourier coefficient Cn. These things proves that Fourier series for the representation of periodic function represent the function most rigorously from the viewpoint of least square principle. मतलब यहाँ पे हमें इक्वेशन 29 जो मिला वो हमें ये बताता है कि हमारा जो वैल्यू है वो हमें ये बताता है कि dn एंड Cn को हम इक्वल बताएं तो हमारा जो एप्सिलॉन n है वो मिनिमम हो जाता है. उसका मीनिंग क्या हुआ कि Sn जो है वो नियरेस्ट फाई एक्स हो जाता है. तो हमारा जो कोएफिशिएंट है dn जो हमने इक्वेशन 22 में देखा था उसे हम फूरियर कोएफिशिएंट Cn के साथ ले सकते हैं. दिस थिंग्स प्रूव्स दैट, मतलब ये जो हमने देखा वो प्रूव करता है कि फूरियर सीरीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल की हेल्प से करके देता है. टेकिंग Cn is equals to dn in equation 29, therefore epsilon n is equals to minus L by 2 to plus L by 2 mod of phi x whole square dx minus L summation n is equals to minus n to plus n mod of Cn whole square. It is our equation 30. From the way in which we have defined epsilon n in equation 23, it is clear that epsilon n is the positive number. Thus, from equation 30, epsilon n is equals to minus n to plus n mod of Cn whole square is less than or equal to 1 upon L integration minus L by 2 to plus L by 2 mod of phi x whole square dx is our equation 31. Equation 31 shows that the summation of the left side is bounded and hence this summation series becomes convergent on taking n tends to infinite. The inequality is maintained also even if we take n tends to infinite on the left side of equation 31. Thus, therefore, n is equals to minus infinite to plus infinite mod of Cn square is less than or equal to 1 upon L minus integration minus L by 2 to plus L by 2 mod of phi x whole square dx is our equation 32. This inequality is called Bessel's inequality if epsilon n is equals to 0 when limit n tends to infinite. Equation 32 can be used within a sign of equality. Therefore, 1 upon L integration minus L by 2 to plus L by 2 mod of phi x whole square dx is equals to summation n is equals to minus n to plus n mod of Cn whole square. This is Parseval's formula. यहाँ पे हमने इक्वेशन 29 जो है उसमें हमने देखा Cn स्टार को दोनों साइड मल्टीप्लाई करके जो मिला वो हमारा इक्वेशन 29 था. उसके ऊपर से हमें पता चला कि हमारा जो dn है वो बहुत ही अच्छी तरह फूरियर कोएफिशिएंट Cn के साथ प्रूव करके देता है हमें. मतलब यहाँ पे हम Cn इज इक्वल्स टू dn लेते हैं तो हमें इक्वेशन 30 जो है वो मिला. एप्सिलॉन n की जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन 30 में मिली. उसके बाद 23 में हमने देखा था कि एप्सिलॉन n अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 31 में देखा कि
कि हमारा जो cn स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो cn है वो 5x के साथ लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन बनाता है, और वो हमने इक्वेशन 31 में देखा। उसके बाद हमने n को इनफाइनाइट जज किया बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड बाउंडेड है, समेशन उसका ले, तो हमारा जो n टेंस टू इनफाइनाइट करना है वो भी यहाँ पे मतलब हमने देखा। तो हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन 32, उसमें हमने लिमिट चेंज किया, मतलब माइनस n से n जो हमारा लिमिट था वो अब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो गया। और उसके ऊपर से हमने यहाँ पे इन इक्वालिटी जो है उसे हम बेसल्स इन इक्वालिटी कहते हैं, जो हमने इक्वेशन 32 में देखा। और उससे हमने यहाँ पे जो इक्वालिटी साइन जो है उसके लिए हमने पार्सेवल्स फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया वो होगा 1/L इंटीग्रेशन -L/2 टू +L/2 मोड ऑफ 5x होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू -n टू +n मोड ऑफ cn होल स्क्वायर। जो हमारा पार्सेवल्स फॉर्मूला है, ये आज का हमारा जो टॉपिक था पार्सेवल्स फॉर्मूला प्रूव करने का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्सेवल्स फॉर्मूला एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज।